नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडिटेरिया का सेट नंबर 54। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 53 सेट देखे पूरे विस्तार के साथ। उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 54 पूरे विस्तार के साथ नए तरीके से। दोस्तों, अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है, तो हम लोग पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे। जैसे ही वैकेंसी आएगी हम लोग वन लाइनर में चलेंगे, यानी MCQ में चलेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। तो किसके द्वारा कराया गया था? पल्लव वंश के शासक। पल्लव वंश के शासक कौन थे? तो पल्लव वंश के शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया था। इससे 3 क्वेश्चन आते हैं, देख लेते हैं। कांची का कैलाश मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर ये किसने बनवाया? ये बनाया नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ये भी पल्लव वंश के शासक थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था, कांची के कैलाश मंदिर। और आता है एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। राष्ट्रकूट वंश के शासक थे कृष्ण प्रथम। कौन थे? कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो वह किस शाखा का अनुयायी था? तो हम लोग जानते हैं वह महायान शाखा का अनुयायी था। महायान शाखा का अनुयायी था कनिष्क। कनिष्क के समय में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुआ था, लगभग 98 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कुंडल वन ये कश्मीर में है। और उसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने उसकी अध्यक्षता किया था। हम लोग जानते हैं बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुए। प्रथम जो संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ? राजगृह में। किसके समय में हुआ था? अजात शत्रु के समय में। और उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे। दूसरी बौद्ध संगीति ये 383 ईसा पूर्व हुआ। ये हुआ कहाँ था? तो हम लोग जानते हैं वैशाली में हुआ था। वैशाली में हुआ था। किसके समय में? तो ये कालाशोक के समय हुआ था। कालाशोक के समय। और इसके जो अध्यक्ष थे वह शवकामी थे। कौन थे? शवकामी थे। तीसरा जो बौद्ध संगीति है यह कब हुआ? 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में हुआ था। और इस किसके समय में हुआ था? तो अशोक के समय में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किया था मोगली सुद पुत्तम। और चतुर्थ हम लोग देख लिए कनिष्क के समय में हुआ था, कुंडल वन में हुआ था 98 ईस्वी। और वसुमित्र उसकी अध्यक्षता किए थे। और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। चलिए देखते अगला प्रश्न है, नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर नवीनतम खोज, और भारत में यह सबसे बड़ा नगर है राखीगढ़ी। कौन सा है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की बात करें, यह हरियाणा के हिसार जिले में। हरियाणा के हिसार जिले में। इसके खोजकर्ता थे सूरजमान। कौन थे? सूरजभान इसके खोजकर्ता थे। और यह किस नदी के किनारे है? यह घग्गर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। यहाँ से ताम उपकरण और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुई। वहीं हड़प्पा की बात करें तो हम लोग जानते हैं यह रावी नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे है। इसका खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। और यहाँ से अन्न भंडार, कांस्य गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने एक मूर्ति, स्वास्तिक का चिन्ह, मछुआरे का चित्र, कांस्य दर्पण ये हड़प्पा से प्राप्त हुए। धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा किस राज्य में है? तो यह गुजरात में है। किस राज्य में है? गुजरात में। उन्नत जल प्रबंधन कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है धोलावीरा से। कहाँ? धोलावीरा से प्राप्त हुए। वहीं बात करें मोहनजोदड़ो, तो हम लोग जानते हैं यह सिंधु नदी के किनारे है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में। राखल दास बनर्जी इसके खोज करता थे। यहाँ से विशाल अन्नागार, एक श्रृंगी पशु और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र और 16 मकानों का बैरक ये प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न है, पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन है?
तो द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, इसके लेखक हैं सैयद अमीर अली, ऑप्शन नंबर डी। कौन है? सैयद अमीर अली। वहीं हम लोग जानते हैं सर सैयद अहमद खां, इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो इनकी प्रमुख पुस्तक है काउजेस ऑफ द इंडिया रिवॉल्ट। काउजेस ऑफ द इंडिया रिवॉल्ट किनकी पुस्तक है? ये कृति है सैयद अहमद खां की, सैयद अहमद खां की। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो चुनाव लड़ने की बात हो रही है, तो चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। जबकि चुनाव लड़कर जीत हासिल करने वाले पहले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। यह 1892 ईस्वी में, नौरोजी ने 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के उम्मीदवार फिशनवरी को हराया था, लिबरल पार्टी के उम्मीदवार फिशनवरी को हराया था। जबकि सबसे पहले चुनाव लड़ने वाले थे उमेश चंद्र बनर्जी, और चुनाव लड़कर जीत हासिल करने वाले पहले थे दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बहुत आसान सा प्रश्न है, किसे चुना गया था? ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन नंबर सी। 1939 के जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव हो रहे थे उसमें एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस, एक तरफ थे पटाभी सीतारामैया, पटाभी सीतारामैया। गांधी जी का समर्थन था पटाभी सीतारामैया को, लेकिन चुनाव में जो है सुभाष चंद्र बोस जीत गए, सुभाष चंद्र बोस जीत गए और सीतारामैया हार गए। तो इसके कारण सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में मतभेद हो गया। उसके बाद कुछ विषयों पर सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी से सलाह लेनी थी, इस कारण से जो है सलाह गांधी जी ने नहीं दिया। इस कारण से सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। तो उसे ही हम लोग त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं। जब सुभाष चंद्र ने इस्तीफा दिया तो तत्काल उसमें अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और सुभाष चंद्र ने इस्तीफा देकर 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। चलिए देखते अगला प्रश्न। प्रश्न है स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो लीडर समाचार पत्र यह मदन मोहन मालवीय ने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर सी। किसने? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय की अन्य पत्रिका थी अभ्युदय, अभ्युदय और हिंदुस्तान, अभ्युदय और हिंदुस्तान। ये किसकी पत्रिका थी? मदन मोहन मालवीय की पत्रिका थी। वहीं बात करें फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक थे। एनी बेसेंट, कॉमन बिल और न्यू इंडिया इनकी प्रमुख कृति थी। वहीं बात करें बाल गंगाधर तिलक, तो हम लोग जानते हैं मराठा और केसरी, मराठा और केसरी इनकी प्रमुख पत्रिका थी। चलिए देखते अगला प्रश्न। प्रश्न है नगर और उसके संस्थापक के नाम के सही जोड़े का मिलान कीजिए, यानी किस नगर की स्थापना किसने किया था? देख लेते हैं। मुंबई का संस्थापक था ओनाल्ड अग्निअर, ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा। कलकत्ता का जॉब चौनाक और मद्रास का फ्रांसिस डे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया था? तो टाइम मैगजीन ने महात्मा गांधी को 1930 ईस्वी में पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया था। वहीं महात्मा गांधी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हम लोग जानते हैं इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म भी हम लोग जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 को। इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। वहीं बात करें यह कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड कब गए थे? 1888 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में मुंबई से यह इंग्लैंड गए थे। उसके बाद फिर क्वेश्चन आता है कि यह दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो अब्दुल्ला के मुकदमे को लेकर यह 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका। अच्छा, इन्हें केसरी की उपाधि कब मिली थी? तो केसरे हिंद की उपाधि, केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को कब मिला था? 1915 में, 5 जनवरी 1915 को इन्हें केसरे हिंद की उपाधि मिली। कांग्रेस अधिवेशन में यह पहली बार शामिल कब हुए? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में ये पहली बार शामिल हुए थे। क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। कब किया था? 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में। भारत की बात करें तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह,
इनकी प्रमुख पुस्तकें सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनकी आत्मकथा इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, उसके बाद हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में, गीता माता, उसके बाद सुनो विद्यार्थियों, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। वहीं समाचार पत्र की बात करें तो इन्होंने समाचार पत्र से भी इसका क्वेश्चन आता है। इंडियन ओपिनियन का संपादक कब प्रारंभ हुआ था? 1903 ईस्वी में। यंग इंडिया ये कब प्रारंभ हुआ था? 1919 ईस्वी में। हरिजन ये 1932 ईस्वी में। ये भी याद रखना, इसका ईयर भी पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के मृत्यु के बाद ये कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? तो किसी भी राज्य में पंचायतों की निर्वाचन की तिथि घोषणा करता है राज्य निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर बी, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अच्छा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा हम लोग जानते हैं 73वें संविधान संशोधन के तहत मिला। 73वें संविधान संशोधन के तहत मिला। अच्छा, सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था? तो हम लोग जानते हैं राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। वहीं बात करें सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये कब शुरू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1952 को। अच्छा, पंचायती राज संबंधित समितियां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन 1957, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। अशोक मेहता 1977 में इसका गठन हुआ था। अशोक मेहता इन्होंने द्विस्तरीय दिया था। वहीं बात करें GV राव समिति 1985 में इसका गठन हुआ था। जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव दिया था। उसके बाद सिंघवी समिति, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, इसका गठन 1986 में हुआ था। इनके सुझाव पर ही पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था। 73वें संविधान संशोधन 1992। पंचायतों को कितने विषय प्राप्त है? 29 विषय प्राप्त है। वहीं पंचायत का गठन या किस अनुच्छेद में? तो पंचायतों का गठन अनुच्छेद 243 के बी में है, जबकि 243 में पंचायत की परिभाषा है। 243 का ए में ग्राम सभा की चर्चा है और गठन की चर्चा 243 बी में है। चलिए देखते अगला प्रश्न। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कब दी थी, जिसे उन्होंने 1919 में वापस कर दिया था? तो ये उपाधि उन्हें कब दिया गया था? तो ये उपाधि उन्हें 1915 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी, केसरे हिंद गांधी जी को ये भी 1915 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1915 में दिया गया था। इससे क्वेश्चन हम लोग जान लेते हैं कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो गांधी जी को महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने ये उपाधि दिया था। ये क्वेश्चन आते हैं, आजाद शत्रु की उपाधि किसे मिला था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था। दिया किसने था? गांधी जी ने दिया था। किसने? गांधी जी ने। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदोली की महिलाओं ने। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर को, ये क्वेश्चन रिपीट है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। प्रश्न है वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया? तो किस स्थान पर? तो ये किस स्थान पर इसका नाम चेंज किया गया था? तो ये दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान। ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में HRA का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? तो HSRA कर दिया गया था। कहाँ? दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में। अच्छा, वही बात करें HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुआ कब था? 24 अक्टूबर
1924 को इसकी स्थापना कानपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? कानपुर में इसकी स्थापना किया था। और इसी ने जो है काकोरी कांड जो हुआ था, 8 डाउन ट्रेन को जो लूटा गया था, वह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने, इसके सदस्य ने ही वह ट्रेन लूटा था। इसके बाद क्या हुआ कि ये चंद्रशेखर आज़ाद ने जाकर 1928 ईस्वी में इसका नाम बदल के क्या कर दिया? इसका नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को हुआ था। और उसकी मृत्यु कब हुई थी? ये शहीद हो गए थे ये 22 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में ये शहीद हो गए थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, वर्ष 1887 के बाद डॉफ्रिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहकर संबोधित किया? तो ये क्या कहा था उन्होंने? राष्ट्रद्रोहियों की संस्था। ऑप्शन नंबर बी। एक तरह से कह सकते हैं डॉफ्रिन का मन का सोच ही था कांग्रेस का गठन। डॉफ्रिन ने ही सोचा था और उसी का सोच था कांग्रेस का गठन। अच्छा, कांग्रेस के बारे में डॉफ्रिन ने और कहा था, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। ये भी डॉफ्रिन ने कहा था। कर्जन ने क्या कहा था? कर्जन ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रही है, पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। उसके बाद अरविंद घोष ने क्या कहा? कांग्रेस क्षय रोग से यानी टीबी से मरने वाली है। वहीं बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने क्या कहा था? तो कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चलिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति का संबंध ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं है? यानी कौन अकाल से संबंधित समिति या आयोग नहीं था? तो हॉलैंड समिति। हॉलैंड समिति का संबंध अकाल से नहीं था। बाकी ये तीनों समिति का संबंध अकाल से था। स्ट्रेची आयोग था, इसका जो गठन किसने किया था? लिटन ने किया था। किसने किया था? लिटन ने किया था 1880 ईस्वी में। कुछ फेमस आयोग या समिति देख लेते हो जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। रेले आयोग, इसका गठन 1902 ईस्वी में कर्जन के समय किया गया था। किसके समय में? कर्जन के समय किया था, विश्वविद्यालय से संबंधित था। वहीं कर्जन के समय फ्रेजर आयोग की गठन किया था 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति की जांच हेतु। वहीं एग्जाम में आता है बटलर समिति, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। बटलर समिति, इसका गठन कब किया था? 1927 ईस्वी में इरविन के द्वारा। यह ब्रिटिश परम सत्ता और देशी राज्यों के अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए इसका गठन किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। देख लेते हैं। भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के हाथ में आया, बिल्कुल सही, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। भारत सचिव के पद का सृजन हुआ था, बिल्कुल सही। भारत सचिव की सहायता हेतु भारत में एक परिषद गठित की गई, ये भी सही है। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी सही है, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी कोई भी इसमें गलत नहीं है, सारे ऑप्शन सही हैं। ये जो है भारत की सचिव की सहायता हेतु भारत में एक परिषद का गठन किया गया था और उस परिषद में कुल कितने सदस्य थे? उस परिषद में कुल 15 सदस्य थे, जिसमें 8 ब्रिटिश सरकार और 7 कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा चयनित होते थे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु देश भ्रमण के दौरान गांधी जी को कलकत्ता से किस वर्ष गिरफ्तार कर लिया गया था? तो किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था गांधी जी को? 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। कब किया गया था? 1929 ईस्वी में। अच्छा, गांधी जी सबसे पहले गिरफ्तार कब हुए थे? तो गांधी जी सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे 1908 ईस्वी में, अफ्रीका में। कहाँ? साउथ अफ्रीका में सबसे पहले गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह में भी उन्हें गिरफ्तार किया था, लेकिन छोड़ दिया गया था। उसके बाद 1922 ईस्वी में भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 1929 ईस्वी में कलकत्ता में गिरफ्तार किया था। फिर 1930 ईस्वी में भी गिरफ्तार किया गया था सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन के दौरान। फिर उन्हें रिहा कर दिया गया। और फिर 1932 में जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन विफल हो गया था, तो फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
उसके बाद 1939 में भी उन्हें गिरफ्तार किया था। उसके बाद 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी उन्हें गिरफ्तार कर ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 में कहाँ की गई थी? तो ये न्यूयॉर्क में किया था। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ किया गया था? न्यूयॉर्क में किया था। किया किसने था? तो मैडम वलस्की और कर्नल अलकाट, मैडम वलस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा यह किया गया था। 17 नवंबर 1875 को न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना किया गया था। इसका ऑफिस न्यूयॉर्क से मुंबई कब आया? ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का ऑफिस मुंबई में कब खुला? तो ये 1879 ईस्वी में। कब? 1879 ईस्वी में इसका मुख्यालय कहाँ हो गया था? मुंबई हो गया था। प्रश्न है, राजा कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में की? तो जामवंती कल्याणम की रचना इन्होंने संस्कृत भाषा में की। राजा कृष्णदेव राय यह तुलु वंश के शासक थे। किस वंश के? तुलु वंश के शासक थे। यह गद्दी पर 1509 ईस्वी में बैठा था। 1509 से 1529 ईस्वी तक यह शासक था। इनके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 विद्वान रहते थे, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता है। अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसके समय में 2 विदेशी आए थे। कौन कौन? डोइंग पायस और बारबोसा आया था। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है इससे कि तालीकोटा जिसे हम लोग बनहट्टी का युद्ध या राक्षसी तंगड़ी युद्ध भी कहते हैं, ये कब हुआ था? ये हुआ था 23 जनवरी 1565 ईस्वी को सदाशिव राव के समय में। किसके विरुद्ध? तो बीदर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा ये सारे शामिल थे, जिसका नेतृत्व बीजापुर के शासक अली आदिल शाह ने किया था। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? रंग तृतीय, जो आरबीडू वंश का शासक था। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए थे। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आरबीडू वंश। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया था? तो ये किस युद्ध में हुआ था? तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने लोदी को हराने के लिए कौन सा पद्धति अपनाया था? तुलुगमा पद्धति। कौन सा पद्धति? तुलुगमा पद्धति। वहीं बात करें कि पानीपत का प्रथम युद्ध ये कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। उस समय इसके 2 प्रमुख तोपची कौन थे? तो इनके प्रमुख तोपची थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां इसके प्रमुख तोपची थे। इसके बाद कौन सा युद्ध हुआ? तो पानीपत के बाद हुआ था कौन सा युद्ध? तो पानीपत के बाद हुआ था खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था, इन्होंने बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। और उसके बाद इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी। और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद उन्होंने कलंदर की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? कलंदर की उपाधि धारण की थी। बाबर का जन्म हम लोग जानते हैं 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। कहाँ? फरगना में हुआ था। अच्छा, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? मीर बाकी। किसने कराया? मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसे तुजुके बाबरी के नाम से जानते हैं। उसका फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खारखाना बाबरनामा के नाम से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? देख लेते हैं कौन सही है। यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है। बिल्कुल सही। यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है। ये गलत है। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है। ये सही है। यह कैंसर पैदा करता है। ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, रेडियोधर्मिता इसका खोज किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने। वहीं रेडियोधर्मी तत्व इसकी खोज किया था मैडम क्यूरी ने। किसने? मैडम क्यूरी। प्रश्न है, भारत में ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है। ये कहाँ स्थित है? कच्छ में। ऑप्शन नंबर डी, कच्छ यानी गुजरात। तो गुजरात में और कौन से नेशनल पार्क हैं? तो गुजरात में नेशनल पार्क कौन से हैं? तो गिर नेशनल पार्क, मेरिन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंदसा नेशनल पार्क। वहीं निकोबार आइलैंड, तो अंडमान निकोबार
इस पे 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 9 नेशनल पार्क हैं, लगभग 96 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य लगभग 96 हैं। कौन कौन इसमें प्रमुख हैं? सेंडल पीक, साउथ बटन, रानी झांसी मेरीन और उत्तरी बटन द्वीप, मध्य बटन द्वीप, माउंट हैरियट, कैंपबेल, महात्मा गांधी मेरीन। ये कहाँ है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। चिल्का झील ये उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में कौन कौन है? भीतरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क। वहीं चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, सतकोशिया, नंदन कानन, ये सारे कहाँ हैं? और गहिर माथा ये उड़ीसा में है। कहाँ? उड़ीसा में है। वहीं पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, सुंदरवन अभ्यारण्य कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो नल्ला मलाई की पहाड़ी यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए इसे मैप में देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, मैप में देख लेते हैं। ये मेरा यहाँ से ये वाला एरिया जो है ये हो गया आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ पाई जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? तो अष्टमुडी झील केरल में है। कहाँ है? केरल में। केरल में ही वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील और पेरियार झील, पेरियार झील ये कहाँ है? केरल में है। कहाँ? केरल में। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में अयनाकोरो, अयनाकोरो, मडीवाला, मडीवाला और हिरेकोलेब्रे ये कहाँ है? कर्नाटक में। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे कौन सा झील है? पुलिकट झील। कौन सा झील है? पुलिकट झील। वहीं मणिपुर में हम लोग जानते हैं लोकटक झील है। कौन सा झील है? लोकटक झील है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? तो सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? गोविंद पंत सागर झील, गोविंद पंत सागर झील। अच्छा, कौन सा झील में ऊट कैनाल पुल है? तो ऊट कैनाल पुल या डल झील में। कौन सा झील में है? डल झील में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, बालसन, बालसन का उदाहरण कौन सा झील है? तो सांभर झील, सांभर झील जो है वह बालसन का उदाहरण है। जबकि डिडवाना झील, डिडवाना झील जो राजस्थान में, यह पलाया का उदाहरण है, यह पलाया का उदाहरण है। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील कौन सा है? तो लोनार झील जो महाराष्ट्र में, लोनार झील। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील भारत में कौन सा है? चुलामू झील। कौन सा? चुलामू झील जो सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। अब भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए। तो इसका आंसर बुक में तो दिया हुआ है सी नंबर, मेरे अनुसार ये इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी सबसे उत्तर में लानोस, कैंपोज, उसके बाद शेलवास, उसके बाद पंपास। चलिए मैप में एक बार देख लेते हैं हम लोग कि इसका पोजीशन कहाँ है। ये सारे दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान है। चलिए मैप में देखते हैं। मैप में समझते हैं। ये उत्तरी अमेरिका हो गए, और उत्तरी ये सारे लानोस, सेल्वास, कंपास और पैम्पास ये सारे उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान। तो लानोस वाला जो क्षेत्र है ये लानोस, लानोस घास का मैदान ये वेनेजुएला कोलंबिया क्षेत्र में, यहाँ पे वेनेजुएला और कोलंबिया है। उसके बाद कंपास ये अर्जेंटीना क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये सबसे उत्तर में हो गए लानोस, उसके बाद हो गए कंपास, उसके बाद सेल्वास। तो सेल्वास जो है यह अमेजन बेसिन, यह अमेजन बेसिन क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये तीसरे नंबर पे हो गए उत्तर से। और उसके सबसे नीचे यहाँ पे ये अर्जेंटीना हुआ। अर्जेंटीना के घास के मैदान को हम लोग पंपास के नाम से जानते हैं। तो ये अर्जेंटीना हो गए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्न महत्वपूर्ण पत्तनों एवं उससे संबंधित देश का सही मिलान करें। तो काहिरा यह मिस्र में है। कहाँ? मिस्र में है। वेलिंगटन यह न्यूजीलैंड में है। और मॉस्को हम लोग जानते हैं रूस की राजधानी भी है, रूस में। और लिस्बन यह पुर्तगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति किस सदन का पदेन
सभापति होता है? तो किस सभा का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। चलिए उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 63 में है उपराष्ट्रपति का पद, 64 में क्या है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वहीं 65 में क्या है तो उनके कार्यों के बारे में चर्चा है। 66 में क्या है? 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित विधियां हैं। 67 में क्या है तो उनके पदावधि के बारे में चर्चा है। 68 में क्या है? 68 में समय की चर्चा है। वहीं 69 में क्या है? शपथ की चर्चा, अनुच्छेद 69 में। और 70 में क्या है? उनके कृत्यों का निर्वहन की चर्चा है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो महाधिवक्ता पद का उल्लेख अनुच्छेद 165, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 165। वहीं बात करें अनुच्छेद 161 या राज्यपाल का क्षमादान के बारे में इसमें चर्चा है। राज्यपाल का क्षमादान के बारे में इसमें चर्चा है, अनुच्छेद 164। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। वह अनुच्छेद 177, इसमें क्या है? इसमें कहा गया है कि सदनों का सम्मान करते हुए मंत्री और महाधिवक्ता की चर्चा की अधिकारों की चर्चा किसमें? अनुच्छेद 177 में। चलिए प्रश्न है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पीएन भगवती, ऑप्शन नंबर डी। कौन थे? पीएन भगवती थे। उसमें वह पीएन भगवती भारत के 17वें चीफ जस्टिस थे। 17वें चीफ जस्टिस से, और ये कब तक रहे? 1985 से 1986 तक भारत के चीफ जस्टिस रहे थे। और इनका निधन 2017 में हो गया था। 2017 में हो गया था। और पीएलआई किसकी देन है? पीएम भगवती की ही देन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित में कब से कब तक चला था? तो ये कब से कब तक चला था? तो ये चला था 16 से 26 नवंबर 1949 तक। ऑप्शन नंबर ए। इसे हम लोग समझ लेते हैं। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन ये कब से चला था? यह 14 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला था। दूसरा वाचन इसका कब से कब तक चला था? तो दूसरा वाचन इसका चला था 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तीसरा चला था 14 से 26 नवंबर 1949। चलिए दोस्तों देख। प्रश्न है, निम्नलिखित संसदीय समितियों में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है विभागीय स्थायी समिति, ऑप्शन नंबर बी। विभागीय स्थायी समिति में कुल 31 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 31 सदस्य होते हैं। 31 सदस्य होते हैं। वहीं लोकसभा के इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के इसमें 21 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। वहीं लोक लेखा समिति इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिससे लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 22 सदस्य होते हैं। वहीं बात करें प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 लोकसभा से होते हैं। वहीं सरकारी उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से संबंधित होते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन निम्न में से किसका था? तो ये कथन किसका था? केसी वियर का, ऑप्शन नंबर ए। केसी वियर का यह कथन था। केसी वियर ने ही भारत को एक अर्ध संघ कहा है। इसी ने भारत को क्या कहा? भारत एक अर्ध संघ है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो रेडियोधर्मी तत्व कौन नहीं है? कैडमियम, यूरेनियम, रेडियम और थोरियम, ये सारे रेडियोधर्मी तत्व हैं।
कैडमियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। रेडियोधर्मी तत्व वो होते हैं जिससे अल्फा बीटा गामा किरण निकलते हैं। वहीं बात करें कैडमियम की बात करें तो कैडमियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 48। यह एक चांदी की तरह चमकीला धातु होता है। कैडमियम की अधिकता से इटाई नामक बीमारी होती है। इटाई नामक बीमारी किसकी अधिकता से? कैडमियम की अधिकता से होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है? तो रेडियो एक्टिव युक्त गैस है रेडॉन। कौन सी गैस? रेडॉन गैस। रेडॉन गैस है जो सबसे भारी गैस होता है, और यह प्रकृति में, यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। रेडॉन गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अच्छा, बात करें निष्क्रिय गैस, तो निष्क्रिय गैसों की संख्या कितनी है? 6 है। हीलियम जो सबसे हल्का होता है, सबसे हल्का हीलियम होता है, हीलियम। उसके बाद नियॉन, उसके बाद ऑर्गन जो वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाला निष्क्रिय गैस है, सबसे अधिक पाए जाने वाला निष्क्रिय गैस। उसके बाद क्रिप्टन, उसके बाद जेनन और रेडॉन, ये 6 जो है निष्क्रिय गैस कहलाते हैं। स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? तो जेनन को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती। प्रोटियम जिसे 1H1 यानी इसकी परमाणु संख्या 1 और परमाणु भार भी 1 होता है। तो अगर न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग निकालते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु भार में से हम लोग परमाणु क्रमांक निकालते हैं, तो 1 - 1 यानी 0, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती। वहीं ड्यूटेरियम की बात करें, इसे 1H2 यानी इसका परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 2 होता है, जिसे D से भी डिनोट करते हैं ड्यूटेरियम को। तो इसमें जो है न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 1 होगी, यानी 2 में से 1 घटाएंगे, भार में से उसका नंबर घटाएंगे तो 1। और वहीं ट्राइटियम, इसे हम लोग 1H3 करते हैं, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2। ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 2, जबकि ड्यूटेरियम में 1 और प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक आया है, तो समस्थानिक वैसे तब होते हैं जिसकी परमाणु क्रमांक तो बराबर होता है, यानी परमाणु क्रमांक देखिए 1H1, 1H2 और 1H3। इसमें परमाणु क्रमांक तो सबका, नीचे वाला परमाणु क्रमांक सबका सेम है, लेकिन परमाणु भार समान नहीं है। तो जिसका परमाणु क्रमांक समान होता हो और परमाणु भार समान नहीं होता हो, उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है चावल के अंकुर में बैकेन फुलिंग सीडलिंग्स किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है? तो ये किसकी वजह से उत्पन्न होता है? जिब्रेला फुजीकुरोई से। ऑप्शन नंबर ए, जिब्रेला फुजीकुरोई से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है? तो ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की गुणवत्ता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर बी। वहीं डीजल की गुणवत्ता का मात्रक क्या है? सीनेट। डीजल की सीनेट, जिसका सीनेट या ऑक्टेन संख्या अधिक होगी वह उतना शुद्ध होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है किस में? तो संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण गैस एवं द्रव दोनों में होता है। ऑप्शन नंबर ए। जबकि चालन की बात करें, चालन सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? ठोस में होता है। चलिए मैप से इसे अच्छी तरह से हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा, तीनों हम लोग समझ लेते हैं, चालन, संवहन और विकिरण। चालन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर किसी छड़ को हम लोग किसी छड़ का एक सिरा को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा ऑटोमेटिकली वह गर्म हो जाता है, यानी गर्म सिरा होता है तो ऊष्मा का संचरण गर्म से ठंडे की ओर होता है। तो एक सिरा को गर्म करने से चालन विधि से छड़ की दूसरी सिरा भी गर्म हो जाती। वहीं संवहन की बात करें तो मान लीजिए किसी टब में हम लोग पानी को गर्म करते हैं, तो पानी के निचले वाले तल पे हम लोग ऊष्मा देते हैं यानी हीट देते हैं, लेकिन वह धीरे धीरे ऊपर वाला इसमें जो ठंडा है वो ऊपर वाला तल जो है वह भी धीरे धीरे जो है संवहन विधि से क्या होता है? गर्म हो जाता है। और तब तक ये होता है जब तक कि ये पूरे पानी का जो है
टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। वहीं विकिरण की बात करें तो विकिरण सूर्य से जो ऊष्मा आती है, सूर्य से ऊष्मा जो हमें मिलती है, गर्मी जो महसूस होती है, वह विकिरण के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है? विकिरण के माध्यम से होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो गीले कपड़े सबसे जल्दी सूखेंगे कब? जब आर्द्रता कम हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? तो आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? तो यकृत। यकृत जो है आहार नाल का भाग नहीं होता। आहार नाल के 4 प्रमुख भाग हैं। आहार नाल के 4 प्रमुख भाग हैं। एक मुख गुहा, एक मुख गुहा, उसके बाद ग्रास नली, ग्रास नली, उसके बाद अमाशय, अमाशय, और उसके बाद आंत। ये आहार नाल के 4 प्रमुख भाग हैं। लीवर की बात करें तो लीवर यह पाचन तंत्र में भाग लेता है, लेकिन आहार नाल का भाग नहीं है। लीवर की बात करें तो लीवर का वजन सामान्यतः 1.5 से 2 kg होता है। लीवर में पित्त का निर्माण होता है, लीवर में पित्त का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? तो सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? सोडियम। कौन सा खनिज? सोडियम। NaCl, तो इसमें सोडियम खनिज पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, पसीना उस स्थिति में सबसे अधिक निकलता है कब? तो जब ताप अधिक हो और हवा में आर्द्रता हो। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जब टेम्परेचर हाई हो और हवा में आर्द्रता हो, ह्यूमिडिटी हो, तब जो है पसीना अधिक निकलता है। और वहीं बात करें पसीना, पसीने का pH मान कितना होता है? ये भी एग्जाम में आया हुआ 4.5। पसीने का pH मान 4.5। पसीना में सीबम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सीबम पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, CNG में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो CNG में सर्वाधिक मात्रा में मीथेन पाया जाता है। CH4, क्या? मीथेन पाया जाता है। CNG की बात करें, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें जो है मुख्यतः मीथेन, इथेन और प्रोपेन पाया जाता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन। यह रंगहीन होता है, रंगहीन, गंधहीन, गंधहीन और विषहीन होता है, और विषहीन होता है। इसमें मीथेन कितना पाया जाता है? तो 75 से लेकर 95% तक मीथेन पाया जाता है। वहीं CNG की बात है तो इसे कितना दाब पर संग्रहित या भंडारित किया जाता है? तो CNG को अगर बार में बात करें तो 200 से 220 बार, या अगर पास्कल की बात करें तो 20 से 22 मेगापास्कल पर भंडारित किया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य संबंध होता है। तो इसका मुख्य संबंध क्या होता है? तो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका गठन कब किया गया? 5 अगस्त 1952 को। 5 अगस्त 1952 को प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसका जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग जो अभी उसके जगह पर नीति आयोग हैं, उसके जो सदस्य होते हैं, योजना आयोग के सभी सदस्य और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, और प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ये कहाँ संपन्न होती है? ये स्ट्रोमा में, केवल स्ट्रोमा में संपन्न होती है। समझ लेते हैं इसे अच्छे से हम लोग। प्रकाश संश्लेषण की 2 अवस्थाएं होती है। एक होता है प्रकाशीय, एक होता है प्रकाशीय अवस्था, यानी प्रकाश रासायनिक क्रिया, प्रकाश रासायनिक क्रिया यानी प्रकाश की उपस्थिति में। तो यह क्लोरोफिल के ग्रेना में संपन्न होता है। क्लोरोफिल के ग्रेना में संपन्न होता है प्रकाश रासायनिक क्रिया। वहीं
स्ट्रोमा में अप्रकाशीय यानी अप्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया या प्रतिक्रिया ये किस में होती है? यह स्ट्रोमा में होती है। ग्रेना की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जल के अपघटन के लिए ऊर्जा प्रकाश से मिलती है। इस प्रक्रिया में इसमें क्या होता है? जल का अपघटन होकर H यानी हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। किसमें? तो प्रकाशीय में। वहीं अप्रकाशीय में इसमें क्या होता है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा और स्टार्च में टूटता है या बनता है। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न। प्रश्न है जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो ये पेप्सिन की क्रिया, पेप्सिन जो एंजाइम है उसकी क्रिया को और आसान बना देता है HCl। कौन? HCl। अच्छा वही बात करते हैं पेप्सिन। ये क्या करता है? पेप्सिन एंजाइम जो है यह प्रोटीन को किस में बदलता है? तो प्रोटीन को ये पेप्टोन्स में बदलता है। प्रोटीन को पेप्टोन से बदलता है। जठर रस से ही रेनिन नामक एंजाइम भी निकलती है। जो केसिन को कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदलता है। चलिए दोस्तों ये एमाइलेज, तो एमाइलेज हम लोग जानते हैं। एमाइलेज कहाँ से स्रावित होते हैं? तो एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन ये अग्नाशय से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? अग्नाशय से एमाइलेज। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुलमित कीजिए। हिस्टोलॉजी क्या होता है? ये उत्तकों के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। लिम्रोलॉजी, झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन को हम लोग कहते हैं लिम्रोलॉजी। पेडोलॉजी, मृदा संबंधी अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। जबकि सिल्वीकल्चर, वनों के वृक्षों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न है निम्न में से किसे पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है? यानी पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? यूग्लिना को। ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन था इससे 2-3 सेट पहले। सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आर्कियोप्टेरिक्स। क्या कहते हैं? आर्कियोप्टेरिक्स कहते हैं। ये दोनों याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों ये था ड्यूटेरिया का सेट नंबर 54 जो सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छे प्रश्न है इसमें। पूरा वीडियो आप लोग अच्छे से देखिए। अगर वास्तव में वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।